Hello, aspirants. I welcome you all to Sune IS in collaboration with Wings Ek Udan. Guys, you must be aware कि JKPSC ने अपना 2024 JKS एग्जामिनेशन या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी जिसको कहते हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इफ यू हैव गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन ऑलरेडी, इसी चैनल पर हमने एक वीडियो जो है उसके बारे में जारी किया था जहां पर 2024 के लिए 90 पोस्ट के साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 10th ऑफ नवंबर को. ये एक टेंटेटिव डेट है. सो टेक्निकली देखें तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास बचा हुआ है. ये 3 महीने का टाइम जो है दिस इज बेसिकली फॉर दोज एस्पिरेंट जिन्होंने एक माइंड बना करके रखा था, एक एम सेट किया था जेकेएस के लिए. आई होप आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. सो दिस वीडियो एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के हम विंग्स एक उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे. द आइडिया इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज 3 months विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन. अब जब बात प्रिपरेशन की आई तो सबसे पहले जो चीज हमें करनी थी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी इंटेंडेड टू डू वाज कि लेट अस अंडरस्टैंड what is the expected type of question, and there is nothing better than observing the previous year questions. जो PYQs है उनको ऑब्जर्व करने से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता when it comes to understanding कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं. So you must be aware कि नए पैटर्न पर 2018, 2022 और देन 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था. जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का 2022 का जो एग्जाम था 21 में इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी. सो इट इज कॉल्ड एज 2021 एग्जाम ओनली. सो इन 3 एग्जाम्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या कोई पैटर्न फॉलो करता है पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने का, या हाउ टू अप्रोच द कॉन्सेप्ट, अप्रोच द सब्जेक्ट और अप्रोच द टॉपिक व्हाइल वी आर स्टडीइंग इट, सो दैट जब उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आता है तो हम उसको आंसर कर सके. सो इसी की ओर बढ़ते हुए जेकेएस 2023 जो एग्जाम हमारा हुआ था उसमें ज्योग्राफी संबंधित जो सवाल थे उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. विल ट्राई टू डिसाइफर कि किस तरीके से, किन लाइंस पर जेकेपीएससी जो है वो काम करता है या सोचता है व्हेनेवर इट इज अबाउट पुटिंग अप द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. सो गाइस, don't get confused why I'm starting with question number 51. So basically I picked up set A जो जेकेपीएससी के एग्जाम में सेट ए था. उसमें ज्योग्राफी का जो कंपोनेंट है इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. सो क्वेश्चन 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट सेज द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड to the plane of ecliptic at an angle of 66.5 degrees. The other statement was all the parts of the globe do not have equal day and nights throughout the year. These are the 2 statements. One by one we'll try to decipher, and then with the help of both the with the help of 4 options we'll try to reach out to the correct answer. Now when it comes to angle of earth's axis, जब भी अर्थ के टिल्ट की या एक्सिस की बात होती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड गो विद समथिंग कॉल्ड एज 23.5 डिग्री इज द एंगल. अगर हम भी if we are also thinking on the similar lines, so there is a higher possibility कि हम पहली स्टेटमेंट को डायरेक्टली रॉन्ग मार्क कर देते, because what we have studied is that the angle is always 23.5 degree of the inclination or of the tilt. But sir, what we need to remember is the angle with respect to what. So when they ask that what is the angle, we need to understand कि वो एंगल किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे थे. सर here angle is with respect to the plane of ecliptic. Now what is this plane of ecliptic इसके बारे में बात करते हैं. So if we have a closer look sir, अर्थ एक इक्लिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, व्हाट वी कॉल एज द ऑर्बिट. इस ऑर्बिट के सेंटर में अगर मैं, इस इक्लिप्टिक ऑर्बिट के सेंटर में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक. आर वी गेटिंग इट? और इसी इक्लिप्टिक प्लेन या इसे हम ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं, वहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. I'll just draw it once again for you. If this is the earth and that's the ecliptic orbit or simply the orbit of the earth, what I'll do is I'll draw a
plane of this ecliptic plane is basically a straight line. I've drawn this plane of ecliptic, and then I did what? From this plane of ecliptic I draw a perpendicular line. Now this is a tilt of the Earth's axis. Are we getting it, sir? Now have a closer look, sir. This tilt of the Earth's axis that we were talking about, give me a second. This tilt of the Earth's axis, what we are talking about, basically the question was कि ये जो tilt है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है. Now it is making angle on two sides. One angle is with respect to this line. This is what? Plane from the orbital, line drawn perpendicular from the plane of orbit or orbital plane. तो जब मैंने tilt की बात करी, इस plane from orbital plane से जो एंगल बनता था that is 23.5. But what about the angle जो यहां पर बन रहा था from this orbital plane, that is 66.5. और इसी orbital plane को इन्होंने नाम दिया था ecliptic plane. I hope we are clear till here. So that's how the question was asked. And if I tell you the level of difficulty, definitely sir, it involved a lot of brainstorming, because ecliptic plane as a term is something which is not necessarily mentioned in your books. जगह पर अब books के अंदर अब अगर हम देखें तो ecliptic plane ना mention होकर के वहां पर simple orbital plane mention होता है. So always try to remember this thing कि ये जो tilt है, ये जो inclination है, it is making two angles. एक angle जो है that is with the perpendicular drawn from the orbital plane. ये जो ये वाली लाइन की हम बात कर रहे थे, this is perpendicular drawn from the orbital plane. तो इस perpendicular line से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, बट orbital plane से या फिर जिसे ecliptic plane भी कहा गया है, उससे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. So this was the first statement. Going by this reason, sir, first statement जो है वो आपका correct हो जाता है. So this was your correct statement. Now let us go to statement number 2. All the parts of globe do not have equal day and nights throughout the years. Try to figure out, try to read between the lines, जो कि JKPSC एग्जाम की रिक्वायरमेंट रहती है. What I have seen through all the entire analysis. So sir, when it comes to throughout, मतलब साल में कोई भी टाइम ऐसा नहीं होगा जब ये इक्वल टाइम के होंगे. इट सेज के दे पूरे के पूरे साल, एवरी टाइम इन द ईयर दे विल नॉट हैव equal day and nights. And again it is incorrect because of a simple reason. हमारे पास we have a concept of equinox. We have the March equinox and we have the September equinox. The concept of equinoxes, these are the two periods when the position of the sun with respect to the earth is such that sun rays are falling directly over the equator. And when sun rays are falling directly over the equator, the day would be equal to night. So the duration of day and night would be the equal. So definitely at two particular days throughout the year, we have equal day and nights. Whereas the second statement, it was completely negating the concept of equinoxes, as it said कि throughout मतलब पूरा का पूरा साल हमारे पास unequal day and nights रहेंगे, which is incorrect. And as the result of which हम लोग इस second statement को incorrect मानेंगे. When first statement is correct and second statement is not correct, the right option is C. So if you look at the answer key also जो JKPSC ने दिया है इस question के लिए, C statement was considered as the correct statement. Now let us move to question number 52. Question number 52 says every 15 degree of longitude is considered as one time zone globally. We'll try to understand किसका difference क्या है. So looking at the first statement, sir, what happens is this is the globe and we have 360 longitudes in total. With every 1 degree longitude, time changes by 4 minutes. With every 10 degree
change in longitude, the time would alter by 40 minutes, and with every 15 degrees change, the time would alter by 1 hour. And if I divide these 360 longitudes by 15, I get 24. So what I am trying to tell you is कि 360 longitudes को कवर करने में it would take 24 hours. 15 longitudes को कवर करने में it would take 1 hour. अगले 15 को करने में it would take 2 hours. अगले 15 को 3rd hour. So basically at the interval of every 15 degree longitude, the time is changing by 1 hour. So entirely the time gap is of 1 hour, and that's what the statement was asking. So this statement, every 15 degree of longitude is considered as one time zone globally, should be considered correct, and that's what it has been from the perspective of the answer key released by your JKPSC. But trust me sir, again just like the previous question, this question also involved a lot of brainstorming, because the statements that you are seeing here आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, कि आपकी समझ के अनुसार इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज करेक्ट. लेट अस गो टू सेकंड स्टेटमेंट. ईस्ट वास्ट स्ट्रेच ऑफ कंट्रीज हैव मोर टाइम जोन्स देन नॉर्थ टू साउथ वंस. अब इसके बारे में बात करेंगे. वी ऑलरेडी नो कि टाइम जोन जो है वो लॉन्गिट्यूड्स पे डिपेंड करता है. टाइम जोन डिपेंड्स अपॉन लॉन्गिट्यूड्स. फॉर एग्जांपल, This was a country जिसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट काफी ज्यादा है, राइट? एंड देयर इज अनदर कंट्री जिसका वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच काफी ज्यादा है. These are two countries. Now the time depends upon लॉन्गिट्यूड्स. जितने ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स उतने ज्यादा टाइम जोन्स की जरूरत हमें पड़ेगी. लेट अस ड्रॉ दी लॉन्गिट्यूड्स. अब नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना भी हो, अगर लॉन्गिट्यूड्स वॉन्ट बी चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंट्री इतने के बजाय इतनी भी होती तब भी लॉन्गिट्यूड्स इतने ही रहते. ये कंट्री इससे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट में और ज्यादा हो जाती तो तब भी लॉन्गिट्यूड्स जो है वो उतने ही रहते. बट व्हेन इट कम्स टू वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच, जितना वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच ज्यादा होता जाएगा उतने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीज करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उतने ही ज्यादा टाइम जोन्स हमको देखने को मिलेंगे. सो दिस वाज द क्वेश्चन कि साहब अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना भी ज्यादा हो, टाइम जोन्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. इट वॉन्ट बी इंपैक्टिंग द टाइम जोन. लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट ज्यादा है, सो डेफिनेटली टाइम जोन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा. द ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच कंट्रीज हैव मोर टाइम जोन्स देन नॉर्थ टू साउथ वंस. डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. देन द थर्ड स्टेटमेंट वाज द प्लेसेस इन द वेस्ट आर एडवांस इन टाइम देन द प्लेसेस इन द ईस्ट. दिस इज नीडलेस टू से सर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई. व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम जोन फॉर इंडिया, हिंदुस्तान की जब हम टाइम जोन की बात करते हैं, द टाइम जोन फॉर इंडिया इज सेट टू बी 5 hours 30 minutes ahead of ग्रीनविच मीन टाइम. 5.5 घंटे आगे हैं हम इंटरनेशनल टाइम जोन या ग्रीनविच मीन टाइम के, जो कि प्राइम मेरिडियन का टाइम है बेसिकली. मतलब हम 5.5 घंटे आगे हैं. और geographically if I try to look, I'll just make a rough map sir, and this is your North America, here is your South America, this is your Africa, this is Eurasia, Australia. Somewhere here if your prime meridian passes or 0 degree meridian passes, and India lies towards the east, and we are plus 5 hours and 30 minutes, we are 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं और हम ईस्ट पे लाई कर रहे हैं. व्हाट डज दैट टेल? कि जितनी भी जगह प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ होंगी वो टाइम में आगे होंगी. और उसका एक लॉजिकल रीजन भी है. सब रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ यहां से इस तरफ घूम रही है. सो
हर वो जगह जो सन के डायरेक्टली सामने है वहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। सपोज इफ दिस प्लेस इज फेसिंग द सन, इट इज 12 नून, तो इस जगह पर 12 नून अभी होगा जब ये घूमते घूमते यहां तक पहुंचेगी। सो डेफिनेटली दिस प्लेस यहां पर 12 नून हो चुका है, तो ये जगह अगर ईस्ट में है, प्राइम मेरिडियन से, तो वो टाइम में हमेशा आगे होगी। Are we getting it? But the question said the places in the west are advanced. No, sir. Third statement has to be incorrect. So the correct option or the correct answer here would be your statement A, 1 and 2. First and second statement were correct, whereas third statement was incorrect. This was a direct question, but again it required interpretation with respect to the first statement. I hope we are clear till here. Let us move to another question. That is the question number 53. Now, this was again an important question which actually required a lot of factual information, but unfortunately your PSC itself had gone wrong over here. Before we go on attempting the question, I would like to bring in front of you the hilarious error that PSC has done. If you see at the option second, हम ऑप्शन सेकंड को अगर हम देखें सर, इट सेज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन यूरोप। आई मीन पीएससी, आर यू किडिंग? क्या आप मजाक कर रहे हैं सर? एनीबडी हु इज इनटू प्रिपरेशन नोस के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, बट पीएससी इसे यूरोप का पार्ट मानती है। I personally feel for this very statement only PSC should have withdrawn this particular question, but PSC ने ऐसा नहीं किया। See, this video which I am making ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जाम इनसाइट देने का तो इंटेंट है ही, बट आई वांट टू हाईलाइट दीज क्लियरिंग एरर्स जो पीएससी करता है क्वेश्चंस को पुट अप करने में। सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ तो जेके पीएससी ने शिफ्ट करवाई है, या फिर जिस किसी ने ये पेपर सेट किया है, दे डेफिनेटली नीड टू रीथिंक के साथ, आर वी प्लेइंग और आर वी मेकिंग फन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन स्टडीइंग डे इन एंड डे आउट। यू एज अ स्टूडेंट, आप सुबह से लेकर शाम तक, यू डोंट सी द टाइम, आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, आप पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन यू कम अक्रॉस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये एक्चुअल में एक ग्लेरिंग एरर जो है, एक ब्लंडर जो है वो पीएससी के पार्ट पर है। सो डेफिनेटली ऐसी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है, सो दैट जो आने वाला क्वेश्चन है या आने वाला पेपर जो है उसमें इन चीजों को रिपीट नहीं किया जा सके। अगर मैं क्लियर कट कंपैरिजन विच आई ड्रॉ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो के सर क्या यूपीएससी किसी भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल लाने की कोशिश जेकेपीएससी कर रहा है? सो कहीं ना कहीं लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये कहना गलत नहीं होगा कि जेकेपीएससी जो है वो डिफिकल्टी लेवल में शायद यूपीएससी को भी क्रॉस करने की कोशिश करता है, और द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ये पूछता है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो उस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। आई विल बी पॉइंटिंग आउट दोस टॉप क्वेश्चंस जो इस तरीके के हैं, जो एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड बुक जो हम पढ़ते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, उसमें शायद आपको नहीं मिलेगा। First and foremost, this the great dividing range is not in Europe, it is in Australia. Now let us have a look towards the mountains and their period of origin. सबसे पहले इन्होंने बात करी थी एंडीज की। एंडीज correctly they have written Andes is in South America. एंडीज की अगर मैं एज की बात करूं, Andes were formed some 200 million years ago, which is termed as Jurassic age. 200 million year ago हम Jurassic era मानते थे, but they have mentioned it as tertiary period. Sir, tertiary period जो है that was 66 million years ago and it lasted some 2.6 million years ago. So tertiary period में तो Andes नहीं बने थे. Andes were formed during the Jurassic period because Andes की एज जो है वो 200 million years ago की है. इसी समय के दौरान there was another mountain which were formed. जब एंडीज बन रहे थे उसी दौरान एक और माउंटेन जो है वो बने थे, they were called as Jura mountains which are in France. This is also important. Jura mountains France में almost in similar period they were formed. So उन Jura mountains के नाम पर इस एज का, इस 200 million years ago वाले टाइम का नाम जो है वो Jurassic एज पड़ा था, एंड उस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है ये तो हो जाता है सर इनकरेक्ट. अब सेकंड स्टेटमेंट पहले तो यहीं से इनकरेक्ट हो जाता है, बट क्योंकि पीएससी हैज नॉट एडमिटेड इट तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एज क्या है. सो एज पर द क्वेश्चन इट सेज दैट
कैल्सिडोनियन पीरियड, नॉट कैल्सिडोनियन सॉरी, बट कैलिडोनियन पीरियड जो है, उस दौरान ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो बनी थी, विच इज एक्चुअली करेक्ट। ये टाइम पीरियड जो है दैट इज समवेयर अराउंड 490 टू 390 मिलियन ईयर, 490 से 390 मिलियन ईयर साल पहले जो एज चल रही थी दी कैलिडोनियन एज, उस समय पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉर्म हुआ था। इसी दौरान Jotunheimen Mountains, Grampian Mountains are in Scotland, the Jotunheimen Mountains they are in Norway, ये भी सेम कैलेडोनियन पीरियड के ही समय पे बने थे। I hope we are clear till here. Then let us move to Kyolen Mountains in Europe, ये करेक्ट है, Kyolen Mountains जो है वो यूरोप में है, but what about the period? As per the question, the period is said to be Hercynian period. Now हर्सेनियन पीरियड जो है दैट वाज समवेयर अराउंड 419 से लेकर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज समवेयर अप टिल 299 मिलियन ईयर्स अगो। 419 से 299 मिलियन ईयर्स साल पहले ये जो हर्सेनियन एज है वो मौजूद था। बट दी क्योलन माउंटेन्स की जो एज है दैट इज कंसीडर्ड टू बी 500 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि ट्रेस बैक करता है टू द कैम्ब्रियन पीरियड। 500 मिलियन साल का जो समय था, वी कॉल इट एज द कैम्ब्रियन पीरियड। सो हर्सेनियन जो है दैट इज इनकरेक्ट। सो अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है इस हिसाब से दिस इज करेक्ट, दिस वाज इनकरेक्ट, दिस वाज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज अरावलिस इन एशिया, इट इज सेड टू बी कैम्ब्रियन, अब सॉरी प्री कैम्ब्रियन। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट क्योलन माउंटेन्स जो है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो आए थे, विच वॉज कॉल्ड एज योर कैम्ब्रियन एरा। सो प्री कैम्ब्रियन जो है वो डेफिनेटली बिफोर 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन साल से भी पहले का समय होना चाहिए, जिसे हम प्री कैम्ब्रियन एरा बोलेंगे। प्री का मतलब ये होता है किसी चीज से पहले। सो कैम्ब्रियन वाज 500 मिलियन, सो प्री कैम्ब्रियन वुड बी उससे भी पहले। एंड एक्चुअल में सर व्हेन इट कम्स टू अरावलिस, अरावलिस एक्चुअल में 500 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एंड these mountains are part of your pre-Cambrian era, जो अराउंड 530 मिलियन ईयर साल पहले शुरू हुआ था और 2.6 बिलियन ईयर अगो तक जाता है। So काफी the most oldest type of एरा हम प्री कैम्ब्रियन को मानते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एरा हम प्री कैम्ब्रियन को मानते हैं, जिस समय पर अरावलीज का फॉर्मेशन हुआ था। एंड वी नीड टू रिमेंबर सर, अरावलीज आर कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर सबसे पुराना ज्योग्राफिकल फीचर्स में से एक जो है वो अरावलीज को माना जाता है। दे आर एज old as belonging to pre-Cambrian era. So again हम क्वेश्चन पे अगर आते हैं, so this was incorrect, this was incorrect, so 2 and 4 were correct, so the right option is B. So the answer to question number 53 was B, and this was the same as per the key of PSC only. But PSC humble request to you कि सिर्फ और सिर्फ right answer दे देने से ये गलतियां जो है वो नहीं छुपेंगी। तो these type of things should not be coming up from an organization which is actually making the recruitments for the civil services, जो bureaucrats को recruit कर रहा है। Nevertheless, let us move further, sir. Now this was again a कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो इट वाज टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। सो सर ड्रेनेज पैटर्न की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है डेंड्रेटिक पैटर्न। अगर हम डेंड्रेटिक पैटर्न की मैं स्पेशलिटी की बात करूं सर, डेंड्रेटिक पैटर्न को जब हम पढ़ेंगे तो डेंड्रेटिक पैटर्न के लिए एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है, इट रिजेंबल्स दी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक पेड़ की शाखाओं की तरह डेंड्रेटिक पैटर्न जो है वो दिखता है। मान लीजिए ऐसा है तो कुछ इस तरीके से। So if you see this type of pattern is visible where? So A जो है वो डेफिनेटली डेंड्रेटिक पैटर्न था। Are we clear, sir? Now
सेकेंड वन वॉज रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है सर? रेडियल पैटर्न ज्यादातर देखने को मिलता है किसी माउंटेन के टॉप से जब पानी आता है, सो इस तरीके से चारों दिशाओं में फैलता हुआ पानी जो है वो नीचे आता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियल पैटर्न। अगर मैं यहां पर देखूं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, तो दिस वुड बी फॉर सी ऑप्शन। सो फर्स्ट ए का 1 और बी का 1 second, A going with dendritic pattern and C going with second. So this has to be the correct option. Let me check it. Yes, definitely sir, अगर हमें दो भी पैटर्न्स पता है तो हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। So this was your dendritic and this was your radial pattern। अगर हम बात करें बाकी दो की, C was ट्रेलिस, ये बी जो है ट्रेलिस, दिस इज द ट्रेलिस पैटर्न। सो ट्रेलिस पैटर्न यहां पर उतना एक्यूरेटली नहीं दिखाया गया है। बेसिकली गोइंग बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रेलिस, ट्रेलिस कहता है कि जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जब रिवर फ्लो करता है, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है वो पैरेलली फ्लो करती हैं और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो उनको परपेंडिकुलरली आकर के ज्वाइन करती हैं। सो कुछ इस तरीके से आपका ट्रेलिस पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है। दिस डज नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द ट्रेलिस पैटर्न। अगर हम देखें तो सर इट लुक्स लाइक कि यहां तक का पोर्शन तो जो है वो डेंड्रिक का ही उठाया और ये साइड वाले जो दो ब्रांचेस है उनको डिलीट कर दिया गया है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेलिस, बट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ 2 हम डेंड्रिटिक और रेडियल की मदद से स्टेटमेंट तक पहुंच गए थे। सो दिस इज हाउ इट इज। द लास्ट वन इज एनुलर पैटर्न। सर एनुलर पैटर्न वो होता है विच इज रफली सर्कुलर। अगर आप देखेंगे तो ऐसे नदी जा रही है, इसमें मेन ट्रिब्यूटरीज के अंदर, मेन चैनल के अंदर ट्रिब्यूटरीज मिल रही है। सो ऑलमोस्ट सर्कुलर टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एनुलर कहलाता है। बट अगेन सिंपली हमारा यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर इंटेंट होता है दैट इज टू सॉल्व द आंसर। सो पहले डेंड्रिटिक और रेडियल से ये क्वेश्चन सॉल्व होता था, वेयर एज फार एज दिस ट्रेलिस इज कंसर्न, दिस इमेज व्हिच यू सी इज नॉट very accurately representing the trellis pattern. So this is also एरिया जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि साहब ये भी डेंड्रिटिक लग रहा है, ये भी डेंड्रिटिक लग रहा है। एंड सर आप क्लियरली अगर देखिए तो व्हाट इज दिस, दिस इमेज इज जस्ट दिस मच। इसी तस्वीर को आधा उठा करके यहां डाल दिया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कॉल्ड एज द ट्रेलिस पैटर्न। बीएससी प्लीज डू सम हार्ड वर्क, एक नई इमेज तो लगा लो यार। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। लेट अस मूव फर्दर सर। नाउ अगेन a question which when I was reading made me laugh. The question says which of the following lake is also called as a dead lake? Question पे हम बाद में आएंगे. Let us first look at the options. सबसे पहले ऑप्शन में जिसे आदरणीय पीएससी TORN टॉन लेक लिख रहा है, इट इज बेसिकली TARN टॉन लेक्स। ज्योग्राफी की किताब उठा करके देखिएगा, आपने देखी भी होगी, यू मस्ट हैव स्टडीड इट। दीज आर टॉन लेक्स विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। जब ग्लेशियर्स के अंदर इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं तो एक सर्क बनता है, एक बाउल शेप डिप्रेशन बनता है, और वो सर्क के अंदर जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उस बाउल शेप डिप्रेशन में पानी भर जाता है, जिसे हम टॉन लेक कहते हैं। तो डियर पीएससी, टॉन लेक जैसा कुछ नहीं होता, इट इज टॉन लेक। Then other was Paternoster Lake. Again ये भी एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म से ही रिलेटेड है। सर दिस क्वेश्चन अगेन आई वुड से कि साहब ये Paternoster Lake, कैटल लेक आर समथिंग जो शायद हम नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम में भी नहीं देखते हैं। यूपीएससी की बुक्स में भी इतना आउटराइटली ये लेक्स जो है वो नहीं मेंशन होती हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव मेंशनड इट। सो आई वुड टेल यू कि ये होती क्या है, व्हाट इज दिस Paternoster Lake एंड व्हाट इज दिस कैटल लेक, उसके बारे में हम बात करते हैं। सर पैटरनॉस्टर लेक्स जो होती हैं, दे आर बेसिकली सीरीज ऑफ टॉन लेक्स या ग्लेशियल लेक्स। मान लीजिए ये ग्लेशियल लेक, एक दूसरी है, एक तीसरी है, चौथी है। अगर ये सारी की सारी लेक्स एक वाटर चैनल से कनेक्टेड होती हैं तो इन्हें हम पैटरनॉस्टर लेक्स के नाम से जानते हैं। Then we have the कैटल लेक्स। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जिन प्लेन रीजन से होकर के वो गुजरते हैं, उस प्लेन रीजन को आउटवॉश प्लेन के नाम से जाना जाता है, और इस आउटवॉश प्लेन पे अगर कोई लेक फॉर्म होती है उसे हम कैटल लेक कहते हैं। सो वी नेम इट द कैटल लेक। एंड देन वी हैव द ऑक्सबो लेक। सर द करेक्ट
answer to this as per the UPSC key also, and as per what we think out of it is Oxbow Lake only for a simple reason कि Oxbow Lake की अगर मैं बात करूं, I hope you know Oxbow Lake क्या होता है। ये एक नदी जो है वो फ्लो कर रही थी, इस तरीके से एक नदी जो है वो जा रही थी। इस नदी के लगातार फ्लो करने के कारण यहां पर टुवर्ड्स दी कर्व्स ऑफ दीज मियांडर्स, यहां पर काफी सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरऑल एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और पानी के लिए अब इन कर्व्स की तरफ आना डिफिकल्ट हो जाता है। सो वाटर स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ न्यू पैसेज। तो ये नदी जो पहले इस तरह से फ्लो करती थी, कुछ टाइम बाद ये नदी जो है वो यहां से सीधी कनेक्ट हो जाती है और डायरेक्टली फ्लो करना शुरू कर देती है। Are we getting it? So ये नदी जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर जाती है और पीछे छूट जाता है एक इस तरीके का वाटर बॉडी, जो पहले इस नदी का मियांडर ही हुआ करता था, इस नदी का घुमावदार रास्ता ही हुआ करता था, मगर अब वो इस नदी से कट हो चुका है। कुछ समय तक इसमें पानी भरा रहेगा, दिस वुड बी अ लेक। और इस तरीके से रिवर्स की मियांडरिंग्स जब मेन चैनल से अलग हो जाती हैं और जो लेक्स बनाती हैं, उन्हें हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। एंड इस ऑक्सबो लेक को डेड लेक इसलिए माना जाता है क्योंकि ओवर द पीरियड इसके अंदर सेडिमेंट जो है वो जमा होते जाएंगे एंड दिस वुड इवेंचुअली ड्राई अप, व्हिच मेक्स डेड लेक, और ऑक्सबो लेक को जो है वो डेड लेक बनाता है। एंड दिस इज व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 55। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर सर। लेट अस मूव फर्दर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खुम्बू आइस फॉल। अब साहब ये खुम्बू आइस फॉल जो है ये एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, क्योंकि 23 जून 2023 को ये न्यूज के अंदर देखने को मिला था। यहां पर कुछ मिस हैपनिंग जो है वो हो गई थी। खुम्बू पास जो है वो बेसिकली माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए एक फेमस ट्रैक है, फेमस पास है, जो कि न्यूज में भी इसी वजह से था कि यहां पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी फॉर अ सिंपल रीजन कि इस पास जो कि ग्लेशियल पास है उसके बीच में बहुत सारे नैरो खड्डे हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियर्स के अंदर क्रेवासिस के नाम से इनको जाना जाता है। व्हाट आर क्रेवासिस सर? दीज आर दी डीप क्रैक्स जो एक ग्लेशियर के अंदर बन जाते हैं। तो ग्लेशियर के बीच में बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं जिन्हें हम क्रेवासिस कहते हैं, और इस क्रेवासिस के अंदर गिर करके कुछ लोग मिस हैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से जून 2023 में ये न्यूज के अंदर था और यही हमको एग्जाम में भी देखने को मिला, जिस वजह से ये खुम्बू आइस फॉल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट हियर पीएससी इज ट्राइंग टू टेल यू कि सर कीप अ क्लोज वॉच ऑन दी इवेंट्स दैट आर गोइंग इन न्यूज, उससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सकते हैं या पुट अप करेंगे। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। सो जब बात आई कि साहब क्यों इसको खुम्बू आइस फॉल की बात करी, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए एक ट्रैक का रास्ता है, बिल्कुल है, और यहाँ पर क्रेवासिस हैं जो इसको काफी ज्यादा हैजर्ड प्रोन बनाते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, और वो बात सही भी थी, जिस वजह से ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो सी वुड बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 56। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस खुम्बू ग्लेशियर, और बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई वुड वांट यू गाइस टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हमें आइडिया रहे कि कौन सा ग्लेशियर किस पर्टिकुलर माउंटेन के आसपास मौजूद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसको अपने नोट्स में कहीं ना कहीं अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट है तो इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा बिफोर द एग्जामिनेशन। आई अज्यूम कि कोई ना कोई ग्लेशियर किस रीजन से ताल्लुक रखता है, उसके ऊपर सवाल जो है वो जीकेपीएससी में आ सकता है। लेट अस मूव फर्दर सर। इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग ओशियन करंट डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस। दिस इज समथिंग जो हमको ओवर प्रैक्टिस ही आएगा, क्योंकि ए बी सी एंड डी, ए की अगर हम बात करें तो ये ए करंट जो है दैट इज सीन समवेयर बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो ए करंट अगर हम जाकर के देखें ऑन दी मैप के यहां से ये कौन सी करंट होकर के गुजरती है सर, एक फेमस जो हमारे
ऑलमोस्ट हर एटलस में आपको ओशियन करंट्स का डायग्राम मिलेगा, यहां भी मिलेगा। वहां पर एज सच आपको इस पॉइंट पर कोई मेजर करंट जो है वो नजर नहीं आएगा। सो विल हैव टू लुक फॉर सम अदर करंट। अगर हम बी की बात करें, बी कहां पर है? टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका का यहां पर हम लिख रहे हैं, दिस इज कैनरी करंट। सो ये कैनरी करंट जो है वो बी है। सो ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं हम, कैनरी करंट हम ऑप्शन में है, और बी में कितने ऑप्शंस कैनरी को बी मान रही हैं? सो सी एंड डी आर दी ऑप्शंस। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर साइड, वी हैव सी एंड डी। सो एक करंट यहां से ऊपर की ओर जा रही है, एज वी हैव सीन, एक ऊपर की तरफ जा रही थी, एक नीचे की तरफ आ रही थी। जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी दैट इज आर कुरोशियो करंट, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ओयाशियो करंट। सो ऊपर से नीचे आती हुई इज ओयाशियो, ओयाशियो इज 2, और डी को कहां पर हमने, सी और डी में से कहां पर हमने माना है? सो सी हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप वी आर क्लियर सर। हमने देखा कि साहब दिस इज योर ओयाशियो करंट एंड दिस इज योर कुरोशियो करंट। जब हमने बी की बात करी, दिस इज योर कैनरी करंट। सो बी वॉज 4, बी 4 यहां भी था, यहां भी था। सी वॉज कुरोशियो, कुरोशियो मतलब 1, सो सी वॉज दिस, एंड डी वॉज ओयाशियो। So C option has to be the correct one. अब से there is no logic or there is no pattern to remember it. We'll try to memorize the things as much as possible to answer these type of questions. तो एक बार quickly we'll have a look at these ocean currents, क्योंकि possibility कि इस बार दोबारा से वो सवाल पूछ ले साहब इससे। तो you see, ये जा रही है ब्राजील करंट, ये फ्रॉम पेरू, पेरुवियन करंट जा रही है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो यहीं इसी पेरुवियन करंट से एल नीनो का फिनोमेना भी शुरू होता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एल नीनो ला नीना से सवाल आ जाए, बिकॉज 2024 इज कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ला नीना। तो हम नॉर्मल से ज्यादा मॉनसून की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, इवन दो ऑन ग्राउंड अभी तक कोई ऐसा मेजर आउटबर्स्ट मानसून का देखने को नहीं मिला, बट डेफिनेटली थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो एल नीनो और ला नीना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ला नीना ईयर माना तो यही कहीं से आपका एल नीनो और ला नीना की शुरुआत होती है। वी हैव अ पेरुवियन करंट, then we have the north equatorial current, we have the Gulf Stream, the Atlantic drift, the Canaries current, सोमाली करंट है, कुरोशियो करंट है, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई ओशियो करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। these different types of currents, इनके I would suggest के एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स चाहे देखकर ही वर्ल्ड मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको इन इंपॉर्टेंट करंट्स की रहे कि ये करंट्स कहां से कहां की तरफ फ्लो कर रहे हैं। लेट्स मूव फर्दर सर। नाउ again question number 58 and honorable JK PSC asking a question sir, जो normally सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। जो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से उठा करके सवाल पूछा गया है। एक सवाल कहता है कि साहब आपने सुना होगा कि हम रेन गॉस के अंदर कहते हैं कि आज इस इलाके में 1 इंच बारिश हुई, 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, 1 मिलीमीटर बारिश हुई। तो उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? बहुत सारे ऑप्शंस है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। साहब हम बारिश मेजर कर रहे हैं कि बारिश एग्जैक्टली वाज व्हाट, के आसमान से नीचे कितना पानी गिरा, नीचे पहुंचकर उस पानी के साथ क्या हुआ, वो जमीन में चला गया, वो इवेपोरेट हो गया, वो बह गया, उसकी आइसक्रीम बन गई। वी आर नॉट कंसर्न्ड। हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे कि साहब अगर वो पानी धरती पे गिर के यहीं रह जाता, ना वो सूखता, ना वो इवेपोरेट होता, ना उसका बर्फ बनती, ना उसको कोई जानवर पीने आता, वो पानी यहीं का यहीं रहता, तो जमीन के ऊपर 1 इंच तक पानी भर गया होता। इतनी बारिश हुई। आर वी गेटिंग इट? एक सिंपल इसमें अगर हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि डायरेक्टली हमें, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है साहब, या तो आप हमें बता दीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग का भी पढ़ के आना, क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली विल रिक्वेस्ट द एस्पिरेंट्स कि आप सिविल इंजीनियरिंग की किताबें पढ़िए। बट क्योंकि सिलेबस जो आपने हमें दिया है वहां पर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आउटराइटली नहीं मेंशन होती है, सो यहां पर हमें एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, पीएससी का एक्चुअली सवाल इतना था कि कितनी बारिश हुई है। सो मैंने सिंपल कहा कि साहब अगर बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि जमीन के ऊपर अगर वो पानी वहीं का वहीं रहता, ना वो परकुलेट करता, ना इवेपोरेट करता, ना वहां से कहीं जाता, तो जमीन के ऊपर 1 इंच तक पानी जमा हो जाता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 इंच रेनफॉल। सो
पहला स्टेटमेंट कहता है अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड कवर द ग्राउंड टू अ डेप्थ ऑफ 1 इंच अदर देन इवेपोरेटेड, ड्रेन्ड और पर्कुलेटेड अवे। मतलब जमीन के ऊपर 1 इंच होना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि कितना ड्रेन आउट हो गया। फिर तो मतलब बारिश ज्यादा हुई ना, 1 इंच तो जमीन पे है, वो इवेपोरेट भी हो, पर्कुलेट भी हो, वो वहां से ड्रेन आउट भी हुआ, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग द ग्राउंड टू द डेप्थ ऑफ 1 इंच प्रोवाइडेड के नन ऑफ द वाटर इवेपोरेटेड, ड्रेन्ड और पर्कुलेटेड अवे। के साथ 1 इंच बारिश का मतलब ये है कि जमीन के ऊपर 1 इंच पानी जमा होता अगर कोई भी पानी इवेपोरेट नहीं हुआ, पर्कुलेट नहीं किया, ड्रेन अवे नहीं किया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी। द अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राउंड को 1 इंच की डेप्थ तक कवर करेगा अगर पानी वहां से कहीं गया नहीं होता। Now let us move to question number 59. It says the ground temperature of the forested region is lower than the open ground on same latitude. During the day, trees lose water by evapotranspiration, leading to cool the air above the forests. यहां पर बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो सर वाकई में एक्चुअल में द रोल ऑफ वेजिटेशन इज, अगर आप एक खाली ग्राउंड पे चले जाएं और वहीं उसी सेम लैटिट्यूड पे आप एक वेजिटेशन वाले एरिया में चले जाएं तो एक क्लियर कट टेम्परेचर डिफरेंस वहां आपको फील होगा। टुवर्ड्स द वेजिटेशन टेम्परेचर कम होगा एंड टुवर्ड्स द प्लेन ग्राउंड टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि साहब वेजिटेशन वाला जो एरिया है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कैसे एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी ने एक फिनोमिनन विटनेस किया होगा, जब भी आप अपने किसी बॉडी पार्ट पे, शरीर पे आप परफ्यूम लगाते हैं, हाथ पे परफ्यूम लगाइए, वो एरिया में ठंडक महसूस होती है। आप हाथ पे परफ्यूम लगाते हैं, आप अराउंड योर नेक इफ यू अप्लाई दी परफ्यूम, तो कुछ टाइम के लिए आपको वहां पे एक ठंडक का एहसास होता है। हैव यू एवर थॉट कि वो ठंडक क्यों आती है? जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं वो परफ्यूम वहां से इवेपोरेट होता है और उस एरिया से हीट निकल करके उस पानी को इवेपोरेट कर देती है। सो वहां से हीट मिसिंग होती है फॉर सम टाइम, जिस वजह से आपको वो एरिया ठंडा महसूस होता है। आर वी गेटिंग इट? सो अगर कहीं पर इवेपोरेशन हो रही है तो इट विल क्रिएट अ कूलिंग इंपैक्ट, और वही चीज यहां पर देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। वेजिटेशन के अंदर रीजन क्या आता है साहब, जब भी किसी जगह पर कोई पेड़ पौधे हैं तो उसके अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रूट से पानी लीव्स तक आ रहा है और लीव्स से वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने के वजह से वो सराउंडिंग से हीट लेके इवेपोरेट होगा और सराउंडिंग्स को कूल डाउन करेगा। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू रीजंस दैट वी सी कि क्यों वेजिटेशन जहां पर होती है, जहां पर फॉरेस्ट होते हैं, वहां टेम्परेचर कम होता है। सो ये इवेपोट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल है। सो मेरे अकॉर्डिंग एंड जो बुक सोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग द राइट आंसर शुड बी ए, कि ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। और आर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि साहब इवेपोट्रांसपिरेशन होता है दिन के समय में, जिस वजह से टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि इवेपोरेशन के कारण हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। बट द बीएससी सेज कि बी इज द करेक्ट आंसर। वो बोलता है ए और आर स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेयर व्हेन आई ट्राई टू लुक फॉर द आंसर, हर जगह पर इफ यू आल्सो लुक एट द बुक्स, इफ यू लुक एट द इंटरनेट, द रीजन व्हाई फॉरेस्ट एरियाज और द रीजन व्हाई द एरियाज विद थिक वेजिटेशन हैव लो टेम्परेचर, उसमें इस इवेपोट्रांसपिरेशन को रिस्पॉन्सिबल बताया है। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए। पीएससी कहता है साहब बी है। अब आप देख लीजिए क्या करना है। लेट अस मूव फर्दर सर। अगला क्वेश्चन है, which of the following pressure belts are dynamically formed? Again a good question from the topic जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। This was a good question। ये कहता है कि साहब प्रेशर बेल्ट जो है वो कौन सी डायनामिकली फॉर्म्ड है और कौन सी थर्मली फॉर्म्ड है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो हमारे पास दो टाइप की प्रेशर बेल्ट्स हैं। वी हैव द प्रेशर बेल्ट्स are of two types. The one that are induced thermally, heat की वजह से, and others were dynamically formed. सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मली कौन सी बनी होती है, हीट के कारण। This is the earth. Towards the equator सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, टुवर्ड्स द पोल सबसे कम हीट पड़ती है। सो जो इक्वेटोरियल
लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि यहां पर इक्वेटर पे हीट ज्यादा पड़ रही थी तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था, एंड वी सॉ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। वो किस वजह से बनी? डायरेक्टली हीट की वजह से। और पोल्स के ऊपर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनी, ये किस वजह से बनी? सिर्फ इस रीजन की वजह से कि यहां पर थर्मल हीट कम पहुंच रही थी, यहां पे थर्मल हीट ज्यादा पहुंच रही थी। सो दीज टू अकॉर्डिंग टू अस आर थर्मली इंड्यूस्ड, व्हाट दे आर? थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। इसके बाद हमारे पास दो प्रेशर बेल्ट्स और आती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये बनती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू, सो दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बट बिकॉज ऑफ दीज टू प्रेशर बेल्ट, सो दे आर कॉल्ड एज योर डायनामिकली ओरिजिनेटेड। सो व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन, हमें समझना होगा कि साथ थर्मली इंड्यूस्ड कौन सी है? थर्मली इंड्यूस्ड की अगर मैं बात करूं, दी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स में आती है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सो 1 भी ऑप्शन में नहीं होगा और 4 भी ऑप्शन में नहीं होगा। 1 and 4 they are thermally induced, whereas it is asking us dynamically formed. So dynamically formed would be 2 and 3. So D option has to be the correct one, and that is as per the answer key also 60 का आंसर जो है वो D था। I hope we are clear कि क्यों दो टाइप की thermally induced है और दो टाइप की dynamically induced है। Let us move further, sir. Let's go to question number 61. Now question number 61 says many savanna areas have poor lateritic soil incapable of supporting intense crops, and the reason is torrential rainfall leads to soil leaching and soil moisture. Now let us understand what exactly is this savanna type of climate. Sir, savanna type of climate, इसको हम Sudan type of climate भी बोलते हैं। and what is the property or what is the criteria for this type of climate? यहां पर alternate torrential rainfall होती है, and then we have the dry season. बेसिकली क्या होता है साहब, मान लीजिए एक जमीन पर एक सीजन में बहुत ज्यादा बारिश पड़ी और उस बारिश की वजह से वहां पर बहुत सारा मॉइस्चर जमा हो गया, एंड द नेक्स्ट अल्टरनेट सीजन व्हेन वी सी इज वेरी ड्राई एंड हॉट सीजन। अब जब ये ड्राई सीजन है, इस कारण से क्या होगा, वो जो मॉइस्चर था वो इवेपोरेट होगा, और जितनी बार मॉइस्चर इवेपोरेट होगा वो अपने साथ कुछ पौष्टिक तत्व जो सॉइल के अंदर थे उसको लेकर के जाएगा, जिस वजह से दी सॉइल इन दिस रीजन अंडरगोज लीचिंग। क्या होता है तो एक बार फिर समझेंगे, बहुत तेज बारिश हुई, मिट्टी में जमीन के अंदर काफी पानी जमा हो गया, उसके बाद ड्राई सीजन आया, वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया, और उस इवेपोरेशन के साथ जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स थे वो भी इवेपोरेट हो गए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। जब बार बार कोई भी टाइप ऑफ सॉइल इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट torrential rainfall and dry seasons, it would undergo leaching and would turn into laterite soil, जिसके अंदर बहुत सारी खेती नहीं हो पाती है। सो सवाना रीजन जो सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो ऐसा ही है साहब कि वो लेटराइट सॉइल को वहां पर फॉर्म कर देगा, और ये लेटराइट सॉइल जो है दैट इज इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग इंटेंस क्रॉप्स। और ये होता क्यों है साहब, टोरेंशियल रेन और ड्राई सीजन, बारिश फिर गर्मी, बारिश फिर गर्मी, जिस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहली स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज अगेन थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल था, मतलब जब हम क्लाइमेट जोन्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। विल हैव टू रिलेट द क्लाइमेट्स विद द सॉइल्स और सॉइल्स विद द क्लाइमेट्स अल्टरनेटिवली, क्योंकि दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन जो है वो पीएससी फॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स इज लार्जर देन हॉट डेजर्ट्स। कॉन्टिनेंटैलिटी अकाउंट्स फॉर द एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। Now this is question number 62, इसके बारे में हम बात करते हैं, but I don't know why PSC has some obsession with respect to the cold deserts. If you remember sir, 2018 में भी कोल्ड डेजर्ट से रिलेटेड सवाल जो है वो PSC ने जेकेएस के प्रीलिम्स में पूछा था। उसमें देयर वर द नेम्स ऑफ द डेजर्ट्स गिवन, जिसमें गोबी डेजर्ट था, देन वी हैड दिस टाकला मकान, और देयर वर 2 more डेजर्ट्स। तो उन्होंने पूछा था कि इन सब में सबसे बड़ा
कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? सो वहां पे कोल्ड डेजर्ट से रिलेटेड सवाल था, यहां पर भी कोल्ड डेजर्ट से रिलेटेड सवाल है। सो टेक अवे फ्रॉम हियर इज के कोल्ड डेजर्ट्स को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो ये स्टेटमेंट कहता है कि साहब एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स इज लार्जर देन दैट ऑफ हॉट डेजर्ट्स। अब ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? साहब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का सीधा सीधा मतलब होता है कि साल में टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मान लीजिए सिटी ऑफ श्रीनगर, सो वी ऑल नो कि श्रीनगर के में सर्दी में बर्फ रहती है। वी हैव द पीरियड ऑफ चिल्लई कलान। तो चिल्लई कलान क्या है? वो 40 दिन जहां पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है। एंड अब जब समर्स की बात आई तो हीट वेव इतनी ज्यादा थी कि श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40 डिग्री तक पहुंचने वाला हुआ था। सो विंटर टेम्परेचर इज इन माइनस, समर्स का एज हाई एज मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेंज बिटवीन द टेम्परेचर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब सवाल ये कहता है कि साहब कोल्ड डेजर्ट की टेम्परेचर रेंज जो है वो ज्यादा है देन दी हॉट डेजर्ट्स। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स क्या है। तो सर जब बात आती है कोल्ड डेजर्ट्स की, ठंडे रेगिस्तान है साहब, तो कोल्ड डेजर्ट्स जब नाम से कोल्ड डेजर्ट है तो मतलब टेम्परेचर तो काफी कम होगा। सो -2 डिग्री तक टेम्परेचर होता है और समर्स में ये 26 डिग्री तक जा सकता है। सो 26 डिग्री अगर हम कंपेयर करें तो 20-26 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। नॉर्मली हम घर का एसी भी जो है वो 24-25 डिग्री पे रखते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज द रेंज। और जब बात आती है हॉट डेजर्ट्स की, तो हॉट डेजर्ट को जब हम देखें, सो सब हॉट डेजर्ट का रेंज जो है वो समर्स में रहता है 35 डिग्री से 40 डिग्री, राइट। एंड विंटर्स में वो जाता है 20 डिग्री टू 30 डिग्री। यहां पर जो ओवरऑल डिफरेंस है वो कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस इज अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस का रेंज है, वेयर यहां पर रेंज कितना है? 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। सो ओवरऑल ज्यादा बड़ा रेंज किसका है? डेफिनेटली साहब कोल्ड डेजर्ट्स का ओवरऑल एक बड़ा रेंज जो है वो माना जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट इज लार्जर देन हॉट डेजर्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कॉन्टिनेंटैलिटी अकाउंट्स फॉर एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। अब इससे क्या समझ आता है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण कोल्ड डेजर्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अब अगेन बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा कंपैरिजन पीएससी ने ड्रॉ करा है। अकॉर्डिंग टू पीएससी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट भी है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग इट शुड बी ए दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो correct, but it says continentality accounts for extreme range of temperatures and we have just studied कि कॉन्टिनेंट जो एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कहां पर है? दैट इज इन कोल्ड डेजर्ट्स। मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण कोल्ड डेजर्ट्स फॉर्म होने चाहिए। ये चीज समझ आ रही है ना? कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण, व्हाट इज कॉन्टिनेंटैलिटी पहले ही समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में मतलब कोस्ट से थोड़ा दूर जाकर के अगर कोई डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। हमने अभी पढ़ा, पहली स्टेटमेंट कहती है कि कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मींस कि कॉन्टिनेंटैलिटी जो है वो कोल्ड डेजर्ट्स की फॉर्मेशन करती है। बट व्हेन वी हैव अ क्लोजर लुक एट द मैप सर, बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटैलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये तो तुर्कमेनिस्तान है, गोबी डेजर्ट है, इरानियन डेजर्ट है, टकला मकान है, दे फॉलो द रूल ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। ये कोल्ड डेजर्ट्स है, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर्स में है और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स दिखाते हैं। बट व्हाट अबाउट नाबीब डेजर्ट, एटाकामा, ग्रेट बेसिन, ये वो डेजर्ट्स है जो कोल्ड डेजर्ट्स है बट दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, दे आर टुवर्ड्स द कोस्ट। सो दिस क्वेश्चन डेफिनेटली बिकम्स एम्बिगुअस। सो आई वुड से कि पहला कॉन्टिनेंटैलिटी अकाउंट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए, बट I should not consider this statement as the correct explanation of the first one, but PSC ने बोला है तो साहब मानना पड़ेगा। PSC के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट A करेक्ट है, but what I feel is the correct answer should be B. I hope we are clear till here, sir. Let us move to the next question, that is question number 63. Which of the following is artificial lake in India? Again a direct question था साहब।
कौन कौन सी लेक्स आर्टिफिशियल है और कौन कौन सी नहीं है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, पुष्कर लेक जो है राजस्थान में है, आर्टिफिशियल लेक है। हिमायत सागर तेलंगाना में है, आर्टिफिशियल लेक है। सो 1 and 2 वर द आर्टिफिशियल लेक्स, whereas these 2 वर द नेचुरल लेक्स। इनके बारे में अब अगेन फॉर सम रीजन दे मे बी न्यूज, जिस वजह से सवाल है। एक छोटा सा पैटर्न जो मैंने यूपीएससी में फिगर आउट किया था वो ये था कि मान लीजिए अगर पुष्कर लेक, हिमायत लेक या कोई भी लेक के ऊपर सवाल जो है वो यूपीएससी पूछ रहा है, तो उसपे एक रीजन ये होगा कि पिछले 1-1.5 साल में वो लेक किसी ना किसी वजह से, या वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहा होगा। सो हम अगर वो क्वेश्चन हम मिस आउट करते हैं, इट मींस हमने न्यूज को करंट अच्छे से फॉलो नहीं करा है, सो वो करंट बेस्ड क्वेश्चन माना जाएगा। बट यहां पर अब ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कितने लेक्स है, तो व्हाट पीएससी एक्सपेक्ट्स अस टू रिमेंबर कि हम हर लेक का याद रखें, कौन सी लेक जो है वो कहां पर फॉर्म होती है। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम आर्टिफिशियल लेक्स को जो है वो याद रख लें कि कौन कौन सी लेक्स आर्टिफिशियल है। और इन दैट केस आपके लिए सवाल है कि जम्मू कश्मीर की आर्टिफिशियल लेक्स कौन कौन सी है, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। दिस वुड हेल्प यू ऑल्सो टू रिमेंबर इट, एटलीस्ट कि जम्मू कश्मीर की तो याद रहे, अगर पॉसिबल है तो इंडिया की भी लिख देना। और अगर हमको आर्टिफिशियल लेक्स याद है तो हम डेफिनेटली समझ पाएंगे कि इसके अलावा जो है वो सब नेचुरल लेक्स होंगी। आगे बढ़ते हैं सर। So the answer to this was 1 and 2 only, the B option. Identify the river, the city is marked as X in Prayagraj. X is Prayagraj. So यहाँ पर प्रयागराज है, उसने बोला कि साहब ये A, B, C, D रिवर कौन से है, ये हमें बताया जाए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था, गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड था, गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहा था। सवाल ये कहता है दिस प्रयागराज और इलाहाबाद ये है, तो बताइए ए, बी, सी और डी रिवर्स कौन से हैं। सब ऑप्शंस में हम जब जाते हैं तो इट सेज महानंदा, गोमती, पुनपुन, बेटवा। अगर हम ए की बात करें, लेट्स सी इन चारों में से कौन सा रिवर ए से आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली सर वी आर सीइंग गोमती। सो ए हैज टू बी रिवर गोमती, ए को होना चाहिए 2। सो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स है जो 2, ए को 2 दिखा रहे हैं, एंड 1 हैज टू बी दिस, बी हैज टू बी 1। सो बी महानंदा। अगर हम यहां पर देखें साहब, दिस इज गोमती, दिस इज महानंदा, डेफिनेटली ये 2 से हमारा आंसर जो है वो निकल सकता है। ए वॉज गोमती, सो 2 ऑप्शन थे जो ए को गोमती दिखा रहे थे, एंड बी वॉज महानंदा। सो दोनों ही अगेन बी को जो है वो महानंदा दिखा रहे हैं। नाउ विल हैव टू मूव टू सी एंड डी। सो जब हम क्लोजली देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास पुनपुन और बेटवा बची है। सो दिस इज रिवर बेटवा जो यहां से आ रही है। सो इट मींस डी इज बेटवा, डी इज 4। सो डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। द आंसर इज ए इज योर गोमती, बी इज योर महानंदा, सी इज योर पुनपुन एंड डी इज योर बेटवा। डी 2, 1, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से रिवर सिस्टम को जो है वो याद करना रहेगा। नथिंग कैन बी डन। अगर वो एक्चुअल में फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं तो विल हैव टू मेमोराइज द फैक्ट्स, नथिंग कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू दैट। नाउ अगेन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जिसके पीछे आई वुड वांट टू नो द इंटेंट ऑफ ऑनरेबल पीएससी के साथ किस आधार पर ये सवाल डालते हो। व्हाट यू एक्सपेक्ट आर डियर एस्पिरेंट के वो दुनिया की हर नदी को याद कर ले कि वो नदी कहां जाकर के गिर रही है। ट्रस्ट मी, इफ यू गो ऑन फॉर रिमेंबरिंग एवरी रिवर ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने घर वालों का नाम भूल जाएंगे, क्योंकि those are the number of rivers that flow through the world. So 4 रैंडम रिवर्स के नाम दिए हैं और साहब बोला है कि बताओ इनमें से कौन सी नदी अटलांटिक ओशियन में नहीं गिरती है। दी वन एंड ओनली वे जिससे शायद हम इसको याद रख पाते अगर कभी पढ़ा होता कि साहब जाम्बेजी से हमें याद रखना है ज़ैम्बिया। सो ज़ैम्बिया ये है। प्रॉब्लम ये है साहब कि अगर कभी बाई चांस मैंने पढ़ा होगा कि जाम्बेजी रिवर जो है, या मुझे पता होगा कि जाम्बेजी को मैं मान सकता हूं वो ज़ैम्बिया से होकर के गुजरती है, तो ज़ैम्बिया के इस तरफ साउथ अटलांटिक ओशियन है, इस तरफ इंडियन ओशियन है। सो शायद मुझे याद रह जाए कि ज़ैम्बेजी रिवर जो है वो ज़ैम्बिया से होता हुआ मोज़ेम्बिक को पार करके इंडियन ओशियन में गिरता है, कुछ ऐसे से फ्लो करता हुआ टुवर्ड्स मेडागास्कर। तो शायद मैं इस सवाल का जवाब दे पाता, अदरवाइज देयर वाज नो वे अराउंड। सो ज़ैम्बेजी क्योंकि ज़ैम्बिया से होकर के फ्लो करता है, उसके बाद इट गोज टू मोज़ेम्बिक और वहां से जाकर के इंडियन ओशियन में गिरता है। सो डी वाज द राइट आंसर टू दिस। And then let us move to the last question of geography in 2023 का
JKS प्रीलिम्स, यहाँ पर इसने 4 नेशनल पार्क्स की बात करी थी. अगेन तबोदा इज इन महाराष्ट्र, सरिस्का इज इन राजस्थान, वंसा इज इन गुजरात एंड बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल. सो तदोबा महाराष्ट्र, सरिस्का राजस्थान, वंसा गुजरात, बक्सा वेस्ट बंगाल. सो A, B, C एंड D. A आया हमारा 3, B आया हमारा 1, C आया हमारा 2 एंड D आया हमारा 4. तो 3 1 2 4, 3 1 2 4. B has to be the correct answer. So 66 का आंसर जो है वो करेक्ट. B was the correct answer to question number 66. I hope we are clear till here. So these were the 11 questions जो directly geography से आए थे. Now what I am trying to tell you is, sir, इनके सही आंसर बताना was not my intent. What I am trying to tell you is कि जब हम चीजों को पढ़ें तो एटलीस्ट पीएससी के लिए कितना इन डेप्थ जाकर के पढ़ना होगा वो अंडरस्टैंडिंग हमको यहां से हो गई है. See, what I have analyzed by the entire paper is कि not everything or every question which PSC asks वो आंसरेबल होगा. दिस इज फॉर श्योर. ये चीज हमेशा याद रखना कि हर सवाल जो पीएससी एग्जाम में पूछेगा वो आंसरेबल नहीं होगा. हर सवाल का जवाब देयर इज नोबडी हु कैन कम आउट राइटली एंड क्लेम कि साहब मुझे पूरा का पूरा पेपर ए फर्स्ट 200 क्वेश्चन आता था. डेफिनेटली 50% ऑफ द पेपर वुड हैव क्वेश्चन जो शायद जैसा आई टोल्ड यू कि सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से आएंगे. सो ऑलमोस्ट 50% इज द पेपर जिसके अराउंड हमको जो है वो स्कोर करना होगा. सो विल हैव टू कीप आवर बेसिक स्ट्रॉन्ग के जो बेसिक सिलेबस से फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहा है वो मेरा गलत ना हो, वो हमको इंश्योर करना होगा इफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिफाई जेकेएस प्रीलिम्स. और वो कैसे होगा सर? इसके लिए हमको लगेगी एक स्मार्ट प्रेपरेशन, जिसके लिए वी सोने आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान यहां पर मौजूद है. वी आर गिविंग यू अ क्रैश कोर्स. सो 2 टाइप के क्रैश कोर्सेज हम आपके लिए लेकर के आए हैं. एक पूरा वीडियो कोर्स है जिसमें सारे के सारे सिलेबस को प्री के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाया जाएगा. विद इन 200 आवर्स पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो वीडियो कोर्स के थ्रू कवर कराया जाएगा बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ सोनिया आईएएस एंड विंग्स एक उड़ान. प्लस व्हाट वी आर ऑफरिंग यू इज अ कोर्स थ्रू एमसीक्यू. सो पूरे के पूरे सिलेबस को हम अराउंड 4000 एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करेंगे टू इंश्योर के हर टॉपिक को हम सिर्फ समझे ही ना, उसको ड्यू प्रैक्टिस भी उसकी करें, सो दैट हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को मिस आउट ना कर दे. ये सब चीजें आपको मिलेंगी सोनिया आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स एक उड़ान. आप हमारे सेंटर 48C/C ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर पे विजिट कीजिए. इसके अलावा यू विल गेट द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो कि टेलर्ड एंड particularly made for JKS examination, जिसका नाम JKS मंथन टेस्ट सीरीज, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन इट. इवैल्यूएशन जो है वो डेली से रहता है. आपको जो मॉडल आंसर्स हैं वो डेली स्टैंडर्ड से मिलते हैं. टॉप नॉच फैकल्टीज जो डेली सोनिया आईएएस में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वही लोग आपको यहाँ पर आकर के पढ़ाएंगे, आपको चीजों को समझने पढ़ने में हेल्प करेंगे. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. इसके अलावा सोनिया आईएएस कम्स अप विद प्रीलिम स्टैटिक रिवीजन नोट्स. तो पूरे के पूरे 3 महीने जो हैं हम सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स को ना पढ़ते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है. वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि मैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ूं, मैं पूरी की पूरी रमेश सिंह पढ़ूं, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ूं. सो यू नीड टू हैव crisp concise notes. वो सोनिया आईएएस आपको प्रोवाइड करा रहा है in the form of the static revision notes for the JKS examination. So set of 11 books जिसके अंदर 4 बुक्स आपकी जो है वो रहती हैं, which includes ancient history, medieval history, modern history and art and culture. So 4 books are related to history, 3 books the Indian geography, world geography, geography mapping are from geographic perspective. These are 7 books. Then we have history, this polity, economy, science and tech, environment. So total 11 books पूरे के पूरे स्टैटिक सिलेबस को कवर करने के लिए वो आपको यहाँ पर मिलती हैं. So you are getting test series, you are getting the MCQ course, you are getting the study material, you are getting the entire video course. This is the utmost requirement for the JKS preparation, and we'll also be conducting the specialized classes for CSET. Shortly you will see एक ऐसा ही analysis video from the CSET perspective also. So Sonia IAS will bring for you the IIT faculty. So the entire team which takes CSET at Sonia IAS are the alumni of IITs. We are proud to tell the course is thoroughly designed by the IITians. So that CSET by IITians, you will be seeing a video shortly on this very channel only, where our IIT faculty will be taking up the entire
overview of the JKS CSET examination, and the same faculties will be coming to Jammu Center of Sunya IAS in collaboration with Wings Ek Udan to take the classes for CSET. Along with that, we'll have the rapid ruthless revision classes for the current affairs. और I hope many of you already know about it. यहाँ पर आपको 3 to 4 days के स्पैन में पूरे एक साल के करंट अफेयर्स रिवाइज कराए जाएंगे, ऑफलाइन क्लास बाय द दिल्ली फैकल्टी एट आवर जम्मू सेंटर. सो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. नाउ जो हमारे पास टाइम बचा है, लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट सो दैट हम अपकमिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड. बाय बाय. टेक केयर. जय.